नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और झारखंड टेट 2024 के क्लासेस में आप सभी का ग्रांड वेलकम है, जहां पे हम लोग एसएसटी सोशल स्टडी यानी पेपर 2 के क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी हमारा जो स्टार्ट करने का तरीका है, क्लासेस जो हम लोग करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जहां पे आपको ज्योग्राफी का भी प्रश्न रहेगा, हिस्ट्री का भी, इकोनॉमिक्स का भी और पॉलिटी का भी प्रश्न रहने वाला है। यानी मिक्स प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मेरे बताने से पहले आप प्रयास करें, आप खुद से आंसर कर पाए, ताकि आपको ये लेवल पता चले कितनी तैयारी मेरी अच्छी है और कितने परसेंट में हम जा रहे हैं। बाद में जब एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा, हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। अभी इसको धीरे धीरे हम लोग पर यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस ऐसे ही सेट बनाते बनाते, एमसीक्यू बनाते बनाते आपके सारे यूनिट के एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर लें, और बाद में जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए, हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट पे आ जाएंगे। जितना प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, उतना प्रश्न हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्लासेस में इंटर करते हैं और आज के पहले प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, हम लोग पर्यावरण दिवस प्रत्येक साल मनाते हैं ना, तो पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ये आप कमेंट में हमें बताएं। हम लोग पर्यावरण दिवस कितने तारीख को प्रत्येक साल मनाते हैं। तो अब हम आपसे बात करेंगे अब कि विश्व में जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, वो कब से शुरुआत हुआ है। आपका प्रश्न क्या है, विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाना कब से शुरुआत हुआ है। ऑप्शन ए 1974, 1972, 1970, 1992 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, 1974, 1972, 1992 या इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पर्यावरण दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी ना, वो आपका 1974 से हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए ज्यादा विलंब न करते सीधे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित मतलब सब अच्छा से सुमेलित है, बस एक अच्छा से सुमेलित नहीं है, एक अच्छा से मिला हुआ नहीं है, वही आपको टिक आउट करना है। कौन सा मिला हुआ नहीं है, यानी आपको चारों याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं है, फिर आप कैसे टिक आउट करेंगे। सबसे पहले केसरिया, केसरिया में क्या है आपका, बौद्ध स्तूप है, सही बात है ना, सही है। मगध आपका राजगीर मगध में है, ये भी सही है। अगला है पावापुरी, सिख मंदिर। पावापुरी में आपको याद होगा, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनकी यहां पर मृत्यु हुई थी, है ना, उनका यहां पर डेथ हुआ था पावापुरी में। पावापुरी में महावीर स्वामी का डेथ हुआ था, जो किस धर्म से थे, जैन धर्म से, यानी पावापुरी जैन धर्म से संबंधित हो सकता है। हरमंदिर साहब गुरु गोविंद सिंह, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। यहां पर सिख धर्म नहीं होगा, क्या होगा, जैन धर्म, तब ये सही होगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं हुआ, सी, ऑप्शन सी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है। कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है। तो आप आंसर करें, तो इसके पहले या मैं थोड़ा आप सभी को हिंट्स दे देता हूं। अगर इंडिया के मैप की बात करें, तो कन्याकुमारी का लोकेशन कहां पर पड़ता है। अगर हम साउथ इंडिया का मैप बनाएं, ये साउथ इंडिया का मैप है, तो यहां पर आपका क्या है, इस जगह ये एरिया केरला का है। ये कौन सा इलाका, केरला, यहां पर आपको केरला मिल जाएगा। और अगर इधर की बात करें, ये वाला, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका क्या है, तमिलनाडु है। तो इसी जगह जो आपका यहां पर है, ये वाला इलाका, मैं इसे अलग कलर ले लेता हूं, ये वाला जो इलाका है ना, यहीं पर आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, ये वाला इलाके पर कन्याकुमारी है। और पता है आपको, साउथ इंडिया में इधर भी पानी है, सब जगह पानी है। पानी को हम लोग ब्लू कलर से ले लेते हैं, ठीक है, पानी को हम लोग ब्लू कलर से ले लेते हैं। तो ये आपका इधर भी पानी, सब जगह पानी है ना, सब जगह पानी है, और अलग अलग नाम दिया गया है। ये हमारा क्या है, नीचे हमारा ये हिंद ओशियन है, नीचे क्या हमारा हिंद ओशियन है, नीचे हमारा हिंद महासागर है, नीचे हमारा हिंद महासागर है, नीचे क्या है हमारा हिंद महासागर, नीचे हमारा हिंद महासागर हो गया। यहाँ पर ये वाला इलाका हिंद महासागर का, उस कलर में शायद आपको दिखने में दिक्कत हो रहा होगा। तो हिंद महासागर यहाँ पर, इस वाले इलाके क्या कहते हैं, अरब सागर, इस इलाके को नाम दिया गया अरब सागर।
ये वाला इलाका आपका अरब सागर है, और ये वाला को हम लोग बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। सीधे मैं खाड़ी लिख देता हूं, तो बंगाल की खाड़ी। तो आपका कन्याकुमारी जो स्थित है यहां पर स्थित है, ये वाला इलाका कन्याकुमारी का यहां। तो कन्याकुमारी कहां पे हो जाएगा आपका? अब आप बता सकते हैं आंसर, अब आप आंसर बता सकते हैं। तो कन्याकुमारी का लोकेशन कहां पे सही बैठ रहा है आपका? कन्याकुमारी का लोकेशन आपका कहां पे सही बैठ रहा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? तो मैंने कहा कन्याकुमारी यहाँ वाला ये वाला लोकेशन है, तो ये कहां जा रहा है आपका? हिंद महासागर में। हिंद महासागर कहां है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कौन अंडा नहीं देता है? ठीक है, जब रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पे होता है तो इसमें से 3 ऐसे हैं ना जो अंडा देते हैं और एक अंडा नहीं देता है। तो कौन अंडा नहीं देता है वो आपको बताना है। चलिए, कौवा, कौवा तो अंडा देता है। क्रो, क्रो अंडा देता है ना, तो क्रो हो गया ऑप्शन। क्रो क्या हो जाएगा अंडा देने वाला में? गोरैया, ये भी देखिए पक्षी अंडा देता है ना। और उसके बाद चमगादड़, चमगादड़ आपका अंडा नहीं देता है। ये आपका मम्मल्स है, स्तनधारी है, स्तनधारी बेबी को जन्म देता है ना, बच्चे को जन्म देता है, तो ये आपका अंडा नहीं देता है। तो कौन अंडा नहीं देता है? तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चमगादड़। ठीक है, चमगादड़। मगरमच्छ भी आपका अंडा देता है, तो इसमें अंडा कौन नहीं देता है? इसमें आपका क्या हो जाएगा? चमगादड़, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एमएस स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, एक कृषि वैज्ञानिक थे, एक परिस्थिति वैज्ञानिक थे, या एक पक्षी वैज्ञानिक थे? एमएस स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा। भारत में जो हरित क्रांति आई थी ना, हरित क्रांति के जनक इसे ही कहा जाता है। भारत में जो हरित क्रांति आई थी इसके जनक किसको माना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। ये भी प्रश्न आ जाएगा, हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एमएस स्वामीनाथन। तो वो क्या थे? हरित क्रांति यानी कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ था, यानी ये क्या होंगे? कृषि वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी आपका सही होगा, कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ओजोन परत से जुड़ा हुआ यानी ज्योग्राफी से है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास यानी उनका जो कह सकते हैं कि क्षरण हुआ है या उनका जो पतन हुआ है किस पर हुआ है, यानी किस भाग में ज्यादा उनका डैमेज हुआ है, किस भाग में ओजोन परत का ज्यादा डैमेज हुआ है? उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव, या फिर आपका दक्षिणी ध्रुव, या भूमध्य रेखा के पास, या इसमें से कोई नहीं? तो उनका जो सबसे ज्यादा क्षति हुआ है वो आपका उत्तरी ध्रुव में हुआ है। सबसे ज्यादा क्षति कहां हुआ ओजोन परत का? उत्तरी ध्रुव में। तो ये नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, इसमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? भारत का प्रथम यानी सुप्रीम कोर्ट का पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस में क्लियर नहीं है लेकिन आपको इससे पता चल जाए भारत का पूछा जा रहा है ना, भारत मतलब सुप्रीम कोर्ट का। तो भारत का प्रथम न्यायाधीश थे आपका कौन? एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, हीरालाल जे कानिया, या फिर एस आर दास। कौन थे? तो आपके हीरालाल जे कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन थे? हीरालाल जे कानिया। आप ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? यानी रेड डाटा बुक एक कह सकते डॉक्यूमेंट है जहां पर किस चीज को वो डेडिकेट करता है, किस चीज को डिनोट करता है? रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में हम लोग किसको डिनोट करते हैं? नदियों के प्रदूषण स्तर को, या घटता भूगर्भ जल स्तर को, या फिर विलुप्त के करीब जीव को, या वायु प्रदूषण को। इसमें हम लोग विलुप्त हो रहे जीव को लिखते हैं, यानी उसको हम लोग रेड डाटा बुक में एंट्री करते हैं कि ये प्राणी अब विलुप्त हो रहा है। तो आपका सी सही होगा। तो रेड डाटा बुक का संबंध किससे होगी? आपका विलुप्त के करीब प्राणी का डाटा लिखा रखा जाता है उसमें, जिसका कि अभी अस्तित्व में नहीं है या विलुप्त होने के कगार पर है। अगला है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा,
या संसद के द्वारा या आपका राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, ठीक है, ज्वाइंट मीटिंग होती है, उसको आहूत यानी बुलाने का अधिकार जो होता है ना, वो राष्ट्रपति महोदय को होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। लेकिन यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आहूत करने का रहेगा या उसको बुलाने का अधिकार किसको है तो वहां राष्ट्रपति हो जाएगा। लेकिन अगर ये रहेगा कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है या उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझ रहे हैं? समझिए, अगर लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट मीटिंग होगा, इसको बुलाता कौन है? मीटिंग को बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय। लेकिन अगर पूछा जाए इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है या इस मीटिंग का हेड कौन होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ही दोनों ज्वाइंट सेशन को कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन जो होता है उसको वो हेड करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो गया क्वेश्चन का आंसर। और अगर घुमाकर पूछ दिया जाए इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आपका पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान में कितने भाग हैं ये आप कमेंट करके हमें बताएं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के जितने भी भाग हैं उनमें से एक भाग जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था को डेडिकेटेड है। पंचायती राज व्यवस्था को के बारे में उसमें वर्णन है। तो कौन सा भाग है? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या भाग 4? तो भाग जो 9 है ना वही आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, भाग 9। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आप सभी के लिए। वैश्विक ताप वृद्धि में सबसे अधिक प्रतिशत योगदान है, जो अभी ग्लोबल वार्मिंग है, हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी गर्मी का दिन है, आप देखते होंगे प्रत्येक साल पिछले साल के गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है ना। आने वाला समय और भी ज्यादा ये भयावह होने वाला है। ये जो तापमान में वृद्धि है, ग्लोबल वार्मिंग जो वृद्धि है, इसका सबसे बड़ा योगदान किस गैस का है ये पूछा जाए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है, मीथेन का है, नाइट्रस ऑक्साइड का है या कार्बन डाइऑक्साइड का है? तो सबसे ज्यादा जिनका कह सकते योगदान है वो आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और कितना परसेंट में देखें तो 50% से भी ज्यादा, 54% उत्तरदायी हमारा। 54% टोटल जो हीट बढ़ा है आपका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, उसके लिए 54% उत्तरदायी हमारा CO2 है। तो सबसे ज्यादा अधिक प्रतिशत किसका योगदान है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट से जुड़ा हुआ प्रश्न था आप सभी के लिए, जहां पे हम लोगों ने मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया सोशल स्टडी का। ऐसे ही आप भी चाहते हैं अगर क्लासेस लगातार करते रहें और हमारा जेटेट में रिजल्ट अच्छा हो और जेटेट में निश्चित सफलता पाए, तो आप निश्चित रूप से क्लासेस को ज्वाइन करें। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोई फीस, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि फर्दर क्लासेस की वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख पाए और अपने तैयारी को शानदार कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं एक नई क्लासेस में बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपको PDF नोट्स मिले तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां पर आपको जेटेट की PDF नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए क्लासेस में। थैंक यू।